नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। लिवर की बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। इसलिए इस बार हम भी आयुष्मान भव में लीवर से जुड़ी समस्याओं की बात करेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर लीवर की बीमारी एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। लीवर से जुड़ी बीमारी का पता जल्दी नहीं चलता, इसलिए हम लीवर से जुड़ी दिक्कतों पर काफी देर बाद ध्यान दे पाते हैं। तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। तो आप कैसे रखें अपने लीवर का ख्याल, और क्यों लीवर का ठीक से काम करना हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, ये बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ। हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने एलोपैथी विशेषज्ञ, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एस.के. सरीन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. यादव। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा राय। डॉक्टर सीमा, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तीनों खास मेहमान लीवर की समस्या से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप हमें कॉल मिलाइए और अपने सवाल पूछिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप हमें जीमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दरअसल लिवर से जुड़ी समस्याएं 5 तरह की होती हैं, जिन्हें ABCDE कहते हैं। ए और ई को आम भाषा में जॉन्डिस या पीलिया के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ध्यान न देने पर लिवर से जुड़ी और भी समस्याएं हमें परेशान कर सकती हैं। आजकल हर व्यक्ति को पेट से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है। ये परेशानी लिवर में गड़बड़ी की वजह से अधिक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लिवर रोग कई देशों में मृत्यु का सबसे आम कारण है। इस दृष्टि से भारत 10वें स्थान पर है। हर साल देश में लिवर सिरोसिस के 10 लाख नए मामलों का निदान किया जाता है। इस तरह साल दर साल भारत में लिवर रोगों के मामलों में होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लिवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर की लगभग 500 क्रियाओं को संचालित करती है। साथ ही साथ किसी भी समय शरीर के 30% खून की आपूर्ति भी करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लिवर हमारे शरीर में तकरीबन 13,000 तरह के रसायनों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कृत को शुद्ध करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले तमाम तरह के हार्मोन्स बनाता और तोड़ता है। शरीर में विषैले तत्वों को बाहर करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर के इतने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करने वाले लिवर की सेहत हमारे रोजाना के खान पान से काफी प्रभावित होती है। जब हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इसकी वजह से लिवर खराब हो जाता है। इसमें लिवर का फैटी होना, सूजन आ जाना और लिवर में इन्फेक्शन हो जाना शामिल है। ज्यादातर लिवर की खराबी अधिक तेल मसाले वाला भोजन, ज्यादा शराब पीने या बाहर का खाना अधिक खाने की वजह से होता है। लिवर की खराबी के कई लक्षण हो सकते हैं। इसमें मुंह से बदबू आना, आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ना, पेट में हमेशा दर्द रहना, भोजन का सही ढंग से नहीं पचना, त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ना, पेशाब या मल गहरे रंग का होना भी लिवर की खराबी के सामान्य लक्षण हैं। अगर पाचन तंत्र में खराबी हो या लिवर पर वसा या फैट जमा हो या फिर बड़ा हो गया हो तो ऐसे में पानी भी नहीं हजम होगा। त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसे लिवर स्पॉट्स भी कहा जाता है। अगर हमारा लिवर सही से कार्य नहीं कर रहा होता है तो बदबू भी आने लगती है, क्योंकि मुंह में अमोनिया ज्यादा रिसता है। लिवर की खराबी का हमें जांच के बाद ही पता चल सकता है। लिवर एक संवेदनशील अंग है। जब तक इसकी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तब तक रोग बहुत आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाते रहना जरूरी है, ताकि बीमारी का निदान जल्द से जल्द हो जाए और समय पर इलाज शुरू किया जा सके। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो लिवर की समस्या से जुड़ा कोई सवाल अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और पहले कॉलर कार्यक्रम के जुड़ गए हैं, ललित ने हमें कॉल किया है, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। ललित, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। ललित, आप तक आवाज आ रही है?
ठीक है, ललित की आवाज़ फिलहाल हम तक नहीं पहुंच रही। डॉक्टर सरीन, सबसे पहले आप तक आए तो जो मोटा मोटा आंकड़ा है वो ये है कि करीब करीब 32% ऐसे भारतीय हैं जो कुछ हद तक फैटी लिवर बीमारी से पीड़ित कहीं ना कहीं रहते हैं। आखिर क्यों लिवर की बीमारी भारत में ज़्यादा पाई जाती है और ये दिक्कत कितनी गंभीर हो सकती है? सबको पहले 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे था। उसका मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने लिवर को एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरह रिकग्नाइज़ किया और यू लव योर लिवर, दैट इज़ द मैसेज कि अगर आपका लिवर ठीक रहेगा तो हो सकता है कि बाकी के सारे ऑर्गन्स भी ठीक रहें। आपने पूछा कि 32% लोगों में लिवर में फ़ैट है। इट इज़ ए फैक्ट। ये भारत में ही नहीं, यूएस में भी 1/3 जो हैं लोगों में लिवर में फ़ैट है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर एशिया में मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा ही लिवर में फ़ैट पाई जाती है और इसका रीज़न कि हम लोग थोड़ा सीडेंट्री ज़्यादा हैं। और फैट का मतलब है जैसे अगर लिवर का नॉर्मल वेट 1500 ग्राम है और अगर उसके अंदर 10% के करीब लिवर में सेल्स के अंदर फैट आ जाए, उससे ज़्यादा हो जाए तो मतलब 10% एंड मोर फैट इज़ ए फैटी लिवर। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी फ़ैट होगी। और अगर वो 30% हो जाए, 50% हो जाए तो बहुत मुश्किल है। और फैट का होना लिवर के अंदर एक तरह से, जैसे आप सोचिए कि एक बड़े कमरे में हम लोग बैठे हैं, आराम से सांस ले रहे हैं और उस कमरे को अगर हम कॉटन से भर दें तो हम लोग बाहर जाएंगे। बाहर वाले कमरे को भी अगर आप कॉटन से भर देंगे तो हम बाहर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो वही हाल लिवर के सेल्स का है कि अगर के लिवर के सेल में जो नॉर्मल सेल इटसेल्फ इज अ रूम, हर एक जो कोशिका है, जो एक लिवर का एक सेल है, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसमें अगर फैट बढ़ने लगेगी तो न्यूक्लियस कहीं जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं जाएगा, लिवर काम नहीं कर पाएगा सेल। और हर सेल में ऐसे होगा तो धीरे धीरे लिवर की फंक्शनिंग कम हो जाएगी। और ये फैट, जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल दिया, अगर लिवर में ज़्यादा हो गई, सारे सेल्स में हो गई तो वो गॉल ब्लैडर में जाएगी, फिर वहाँ पे स्टोन्स बनने लगेंगे। लोग कहते हैं साहब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। गॉल ब्लैडर स्टोन मेनली लिवर की बीमारी है क्योंकि लिवर ऐसा फैटी बाइल पित्त पैदा करता है। फिर उसके बाद भी अगर फैट ज़्यादा होगी तो वो आर्टरीज में हो जाएगी, ब्लड प्रेशर शुरू होने लग जाएगा, हार्ट अटैक्स हैं, डायबिटीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ये सारे के सारे जो हैं वो लिवर फैट से रिलेटेड है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, स्ट्रोक है। तो स्टार्टिंग फॉर ऑल दीज क्रॉनिक, जिसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लिवर के फैट से, लिवर के कारण से ही बेसिकली। तो आपका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में अगर 30% लोगों में लिवर में फैट है तो वी डोंट हैव ए हेल्दी पॉपुलेशन। बिल्कुल, हमें ज़रूरत है हमारा लिवर हेल्दी रहे और भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे। बिल्कुल। और डॉक्टर सरीन, शायद काफ़ी लोग ये सोचते भी नहीं कि लिवर में दिक्कत, जो तमाम बीमारियां आपने बताई, उनके पीछे कारण बन सकते हैं अगर लिवर में दिक्कत है। तो कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ललित ने हमें गाजियाबाद से कॉल किया है। ललित, स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी मैडम, मेरा 3 साल का बेटा है तो उसे भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। वो खाना मतलब बहुत ही मतलब एकदम लीन एंड थिन है, बिल्कुल एकदम खाना नहीं खाता है। एक तो समस्या ये है और फ्रीक्वेंटली जो है निमोनिया से भी पीड़ित रहता है। अभी भी मतलब डॉक्टर को दिखाया था, अभी भी 10-5 दिन वो निमोनिया के बाद अभी थोड़ा ठीक हुआ है, पर लेकिन खाना नहीं खाता है। अच्छा, हाँ ठीक है ललित, आपके सवाल का जवाब लेंगे। डॉक्टर यादव, 3 साल का बच्चा है, इनका सीधा सीधा लिवर से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन किस तरह से आप इन्हें बताएंगे? भूख नहीं लगती है, निमोनिया भी हुआ उसे। बिल्कुल, ये बच्चा 3 साल का है तो सबसे तो पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि बच्चा जो है कोई किसी इन्फेक्शन से या कोई उसको कोई बुखार है या कोई और इन्फेक्शन है इसके साथ साथ जिससे भूख नहीं लग रही है, या बच्चे का जो खान पान है और रहन सहन है उसमें कहीं कोई परिवर्तन है, या बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाते समय उसको क्या क्या चीज़ें वो खा रहा है या नहीं खा पा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और साथ में जो है घर में जो उसकी हैबिट्स हैं उसको भी ध्यान में रख के हम बच्चे को अच्छी तरह से जो है मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो निश्चित रूप से जो पेरेंट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा थोड़ा करके कई बार में कुछ ना कुछ खाता रहता है, कभी चॉकलेट खा ली, कभी कुछ खा ली,
तो जो मेन जो मील्स होते हैं वो नहीं खा पाता है। तो इस प्रकार की जो समस्या है, हमारी समझ से अगर घर में ही इसको डील किया जाए तो बच्चे की जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बेटर हो सकती हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई बच्चा चिड़चिड़ा तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या बच्चे के मोशन जो है प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं है, यूरिन प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो कहीं ना कहीं घर में ही उसको सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और कॉलर हैं, कमलेश्वर ने हमें कॉल किया है अहमदाबाद से। कमलेश्वर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ऐसा है कि मुझे 94 में इलियोस्टोमी किया था अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से। अभी क्या है कि 2015 आई डायग्नोसिस सिरोसिस ऑफ लिवर and many times bleeding, fresh bleeding from my colostomy bag in stomach, on the stomach, ileum, and one time in urine blood is going. ठीक है। Endoscopy done 2-3 times to bending the vessels, bleeding. What is the permanent treatment of the cirrhosis of liver? ठीक है कमलेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर सरीन ये सवाल का जवाब ये आपसे जानना चाहते हैं। उम्मीद है आपको सवाल पूरा सुनाई दिया होगा। जी हाँ, मुझे सुना। कमलेश्वर जी, आपका सवाल जो है बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है। करीब 2 मिलियन लोगों को भारत में सिरोसिस है, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। और सिरोसिस एक तरह से, जो मैं पहले कह रहा था, धीरे धीरे लिवर के सेल्स जो हैं वो मरने लग जाते हैं। जैसे आपका हाथ जल जाए तो उसके अंदर स्कार बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे नीचे सेल्स की डेथ हो गई थी और नई चमड़ी आने की बजाय एक हार्ड चमड़ी जिसके अंदर सेल्स नहीं है, खाली फाइब्रस टिश्यू, मतलब एक तरह से टिश्यू ही है, सेल नहीं है, वो वापस बन जाता है। तो सिरोसिस में भी यही होता है कि लिवर के सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे मर गए और उनकी जगह एक हार्ड टिश्यू जिसमें फंक्शन नहीं होता वो आ जाता है। तो एक तरह से लिवर की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो गई और आपके लिए वो फंक्शन कम हो गया। पर जब अगर लिवर हार्ड होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आप यहाँ से घर जाइए और घर जाएं और रास्ता ब्लॉक हो तो आप बाईपास लेंगे। तो इसी तरह से लिवर में जो नॉर्मल ब्लड जाता है करीब 1.5 लीटर, वो ब्लड नहीं जाएगा क्योंकि लिवर हार्ड हो गया और बाईपास करेगा। वो बाईपास फूड पाइप में आ जाता है और वो फूड पाइप में जो बाईपास है, हमेशा बाईपास वीक होते हैं, वो ब्लीड कर जाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं ब्लीडिंग है वो बाईपास के कारण है, बिकॉज लिवर इज सो हार्ड, ब्लड डज नॉट गो। आइलियोस्टमी के अंदर भी वहाँ बाईपास वेन्स बन जाएंगी, वहाँ से ब्लीडिंग होगा। तो हमारे पास सोल्यूशन लिवर के लिए है कि इसको सॉफ्ट किया जाए। अगर एक हार्ड ऑर्गन है उसे सॉफ्ट करना है, उसके लिए कई मेथड्स हैं। जैसे किसी का बीपी हाई हो जाए तो आप क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे। तो लिवर का बीपी नॉर्मली 5 मिलीमीटर होता है, 5 मिलीमीटर। अगर 10 मिलीमीटर हो जाए तो बहुत मुश्किल है। जैसे किसी का बीपी 120/80 है, सपोज 300 हो जाए तो बहुत टेंशन का काम है। तो ब्लड प्रेशर लिवर का 5 होता है, अगर 10 हो जाए तो मुश्किल है। उसमें वेन्स बनने लग जाती है, मतलब बाईपास। अगर वो प्रेशर 12 मिलीमीटर हो जाए तो वो वेन्स बड़ी हो जाती है। 16 मिलीमीटर अगर हो जाए, मतलब नॉर्मल से 3 गुना, तो वो ब्लीड करने लग जाती हैं। और 20 से ऊपर अगर प्रेशर हो जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि ये आदमी अब शायद ना बचे, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती। तो हम लोग जो लिवर के ऊपर काम करते हैं ये चाहते हैं कि लिवर सॉफ्ट रखें। अगर लिवर का प्रेशर नापना ज़रूरी है तो प्रेशर नाप के, जैसे बीपी आप नपवाते हैं कि हाँ भाई इतना बीपी है, अब दवाई लिया तो घट गया, तो उसी तरह लिवर का प्रेशर घटा के उससे ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाता है। आपने जैसे बेंडिंग कराई वो बहुत उचित है, पर वो टेम्परेरी है, वो प्रेशर कम नहीं करेगा, वो सिर्फ बाईपास को ब्लॉक करेगा, पर बाईपास कहीं और खुल जाएगा। तो सिरोसिस का इलाज पहला उसकी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे हाई प्रेशर को लो प्रेशर पे लाना, अगर पेट में पानी बन जाता है किसी किसी के, पानी को कम करना, फिर लिवर के फंक्शंस को इम्प्रूव करना। अगर पीलिया नहीं हुआ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। और आप जैसे और बहुत सुनने वाले जो भी दर्शक हैं उनको सिरोसिस के नाम से बहुत डर लगता है। हाँ, सिरोसिस एक बीमारी है, पर हाँ उसका इलाज है। उसको रिवर्स करने के, सिरोसिस को कम करने के बहुत मेथड्स आ गए।
और मेरा विचार है कि सिरोसिस की बीमारी रिवर्सिबल हो गई है, पहले इरिवर्सिबल थी, हर एक को ट्रांसप्लांट बता दिया जाता था। पर हाँ, अगर आपके आंख में जॉन्डिस है, किडनी भी आपकी खराब होने लग गई है और पेट में पानी आने लग गया है, तो वो लेट स्टेज है। तो लेट स्टेज तक ना जाने दें। बिल्कुल। जैसे आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, लेट स्टेज ना होने दें, पहले अच्छा इलाज कराएं। ठीक है। डॉक्टर सीमा, होम्योपैथी किस तरह से कारगर हो सकती है लिवर से जुड़ी दिक्कतों में? जैसे इस पेशेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर है इस पेशेंट को, तो इस पेशेंट को हम होम्योपैथी के द्वारा ये कर सकते हैं कि उसकी जो बीमारी है वो आगे नहीं बढ़े। सिरोसिस ऑफ लीवर को हम पूरा रिवर्स बैक तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको आगे उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। और पेशेंट को जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रही है या फिर उसको कई बार वेन्स, जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया कि वेन्स, पतली वेन्स हो जाती हैं, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इस पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी दिक्कत है। तो होम्योपैथिक दवाइयों से और उसके पेशेंट के लक्षणों के हिसाब से हम उसका उपचार करके पेशेंट की लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं और लीवर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि लीवर ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। और लीवर की और बाकी प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक बहुत कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम्स को अगर हम देखना शुरू करें, लीवर हमारे शरीर में बहुत एक, जैसे डॉक्टर सरी ने कहा, एक वाइटल ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ये इतनी तरह के काम करता है शरीर में, चाहे वो एक्सक्रीशन से संबंधित हो, शरीर की गंदगी को बाहर निकालना, टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालना, या फिर शरीर में होने वाली ऊर्जा को बनाए रखना, कई विटामिन्स को बनाने में हेल्प करना, उनको स्टोर करना, इस तरह के सारे काम लीवर से जुड़े हैं। और अगर लीवर की दिक्कत है तो आप ये समझ सकते हैं कि शरीर के सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। तो होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है इस सब तरह की बीमारियों को लड़ने में। ठीक है, एक कॉलर और जुड़े हैं। अली ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अली, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर सरीन से है। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं जानना चाहता हूँ कि हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस मेरे ब्रदर को है, और ये उन्हें पता चला जब उनकी एज 25 साल की थी, और जिसकी वजह से उनका स्प्लीन और गॉल ब्लैडर दोनों रिमूव हो चुके हैं। तो इसका स्प्लीन और गॉल ब्लैडर का सीधा रिलेशन क्या है लीवर से, और अब उनको किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए, किस तरीके का लाइफस्टाइल उनको रखना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर सरीन। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस एक ब्लड की डिजीज़ है, और जो भी उनको देख रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया, और स्प्लीन जो निकाल लिया है उसका कोई बहुत दुष्प्रभाव नहीं होगा, गॉल ब्लैडर निकालने का भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। और जो अगर उनको लिवर के बारे में चेक कराना है तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करा लें, और एक लिवर का स्पेशल टेस्ट होता है जिसे लिवर स्टिफनेस हम लोग मेजर करते हैं फाइब्रोस्कैन से, क्योंकि स्क्लेरोसाइटोसिस में कई बार आयरन डिपॉजिट हो जाता है लिवर के अंदर, बॉडी के ऑर्गन्स में। तो जो भी आयरन स्टोरेज डिसऑर्डर हैं उसमें लिवर इन्वॉल्व हो सकता है। तो हम एक फाइब्रोस्कैन करके, जिसमें लिवर हार्ड है या सॉफ्ट है, फाइब्रोस्कैन एक मशीन है, उसमें कोई पंक्चर वंक्चर नहीं, अल्ट्रासाउंड की तरह यहाँ लगाते हैं, उससे पता लग जाता है कि लिवर हार्ड है या सॉफ्ट है। और अगर वो, उसकी एक किलो पास्कल यूनिट होती है, 6 से ऊपर किलो पास्कल है तो हाँ भाई लिवर थोड़ा सा हार्ड होने लग गया, 6 से नीचे है तो लिवर सॉफ्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आपके भाई साहब वो टेस्ट करा लें, बल्कि आप भी साथ साथ करा लें तो अच्छा रहेगा, और लिवर पे और कोई उसका बुरा असर नहीं होगा एक्सेप्ट आयरन स्टोरेज। ठीक है डॉक्टर सरीन। डॉक्टर यादव, जैसे अभी कॉलर जुड़े, 25 साल की उम्र में उन्हें दिक्कत हुई, तो यानी कह सकते हैं अब उम्र की कोई सीमा नहीं है लिवर की दिक्कतों में, और कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो किस तरह से अपनी जीवन शैली में बदलाव लाया जाए ताकि ये लिवर से जुड़ी दिक्कतों से दूर रहें? बिल्कुल सही है ये। जैसे अभी आपने बताया कि अब उम्र की इसमें कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो खान पान है वो बचपन से ही अब दूषित हो गया है। दूसरे खान पान से भी बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों की जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है जो वो बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए जो है, जो कहीं ना कहीं जैसे हमारे एब्डोमेन पे जो फैट डिपॉजिट हो रही है, सिमिलरली वो हमारे सभी अंगों में, जैसे लिवर भी है वहाँ पे भी वो अछूता नहीं है, वहाँ पर भी फैट डिपॉजिट होती है।
तो इसमें जो चिकित्सा का सिद्धांत है वो तो सबसे बड़ा यही है कि निदान का परिवर्जन करें, मतलब कोई जिस कारणों से हो रहा है दिक्कत उसको दूर करें। अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसको थोड़ा सा एक्टिव बना लें। अगर खान पान में आपके जो है फैटी चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करते हैं या जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप उसको चेंज करके जो है वो नॉर्मल जो घर का जो दाल रोटी सब्जी चावल होता है उस पर आ जाएं। तो इस तरह से आप थोड़े छोटे से मॉडिफिकेशन करके, एक जो सबसे बड़ा कारण है आज मैं समझता हूँ कि फैटी लीवर भी उसमें एक बड़ी है कि स्ट्रेस जो है, मानसिक तनाव, अच्छा, और स्ट्रेस है और दूसरे अल्कोहल है। ये दो चीज़ें भी बहुत जीवन में प्रभाव डाल रही हैं। तो अगर हम इन दोनों से भी दूर रहें, थोड़ा सा मानसिक तनाव अगर हो रहा है तो हम उस तरह से उसको लाइफ को करें, जैसे योगा है या मेडिटेशन है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10-20 मिनट भी अगर हम रोज़ करते रहते हैं तो उसका बहुत सा प्रभाव पड़ता है। आप आधे घंटे के लिए घर के आसपास कोई पार्क है या कोई खुली सड़क है, आप आधे घंटे वॉक कर लें, 5-10 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें और जो खाने पीने का जो सुधार है वो कर लें, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे आप बच नहीं सकते हैं। बहुत आसानी से इससे बचा जा सकता है। अभी कॉलर थे, उन्होंने अपना बताया कि भाई का स्प्लीन भी निकाल दिया है और गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया है। तो निश्चित रूप से दोनों इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं, अगर उनको निकाल दिया है थोड़ा बहुत तो असर आएगा ही, क्योंकि बाइल का स्टोरेज जो गॉल ब्लैडर में होता है वो नहीं हो पाएगा डायरेक्ट वो। तो इस प्रकार से अगर देखें तो असर तो होगा, लेकिन आप अगर खान पान, जीवन शैली, रहन सहन अपना ठीक करके रखते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रभाव होने वाले हैं उसको बहुत कम करा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है, शिवम ने कॉल किया है राजकोट से। शिवम, शुक्रिया में कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, मैं मैम से बात करना चाहता हूँ। जी मैम, मेरे मम्मा को 2 साल से बिल्कुल कंसेक्यूटिवली खाने में दिक्कत हो रही है और जो भी डाले अंदर वो अंदर ही रहता ही नहीं है। बिल्कुल प्रॉब्लम क्या है वो पता ही नहीं चल रहा है, डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है, रिपोर्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, वो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। और जो भी खाने को डाले वो अंदर रहता ही नहीं। और महिलाओं को जो प्रॉब्लम होते हैं अलग अलग, वो भी बहुत है। ठीक है शिवम, आपकी माँ की उम्र फिलहाल कितनी है? मैम 39। शिवम, आप कॉल पे बने रहिए। डॉक्टर सीमा ये आपसे जानना चाहते हैं। ये जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी मदर को कुछ भी हजम नहीं होता, ये बात हो गई, जो खाते हैं वो पास आउट हो जाता है। तो इसमें आपको कई तरह के इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे। कई बार हो जाता है कि पेशेंट को गैस भी बनती है और जो खाया वो निकल गया, हजम नहीं हुआ। पेशेंट को लीवर की दिक्कत भी हो सकती है, गॉल ब्लैडर में पथरी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी है लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं लगा, उसके सिम्टम्स साइलेंट रहते हैं। वो कितने सालों तक पेशेंट को पता तब लगता है जबकि कुछ जी कच्चा, उल्टी या किसी और बीमारी के उपचार के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है और अल्ट्रासाउंड किया। तो एक अल्ट्रासाउंड सबसे पहले आप ज़रूर कराएंगे ताकि हमें पता लगे कि क्या दिक्कत है। और कई बार पेशेंट को इंटेस्टाइन की ये क्रॉन्स डिजीज़ भी हो सकती है, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एक तरह की दिक्कत है, उसकी वजह से भी पेशेंट को जो खाएगा वो ऐसे का ऐसे निकल जाएगा। और कई बार इसमें हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि पेशेंट का स्टूल कैसा आता है, उसमें म्यूकस है या नहीं है, ब्लड आता है या नहीं आता, उसके हिसाब से हम उसका उपचार और इन्वेस्टिगेशंस आगे ही कराएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि पेशेंट को डिसेंट्री ही है, कुछ खाया वो हजम नहीं हुआ, तो इस तरह से उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टिगेशन करा के रूल आउट करना पड़ेगा। और अगर वो किसी तरह की और बीमारी से भी अगर पीड़ित हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम हो सकता है कि जो दूसरी बीमारी जैसे आप बता रहे हैं उनको कई तरह की बीमारी हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनको और क्या बीमारी है। कई बार ये बीमारी उनकी मेन बीमारी से भी और दूसरी बीमारी से भी जुड़ी हो सकती है और उसके हिसाब से सब तकलीफ़ों का उपचार किया जा सकता है। और इस तरह की दिक्कतों में मैं ये एडवाइस करूँगी कि पूरा अच्छी तरह उपाय तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन होम्योपैथी का इस तरह के उसमें बहुत सारा रोल है। कई बार हम डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं जैसा आपने बताया, लेकिन पेशेंट के लक्षण के हिसाब से जो हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं वो किस तरह की स्टूल है, उसको प्यास लगती है या नहीं लगती, खाने में क्या पसंद है, और इस सब तरह के लक्षणों के हिसाब से दवाई देकर पेशेंट की शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी बीमारियों से लड़ने की, और उसका जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, जो लक्षण बता रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे अगर वो डायग्नोज नहीं भी हुए। और अगर डायग्नोज हो जाएंगे फिर तो हम दोनों बातों का ही इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सरीन, आप क्या बताएंगे? जो कॉलर हैं उन्होंने अपनी माँ के लिए कॉल किया, 39 साल की उनकी उम्र है, लेकिन
वो जो भी खाती हैं वो तुरंत पास आउट हो जाता है, और उन्होंने जो बताया मोटे तौर पर कि महिलाओं से जुड़ी जो और दिक्कतें हैं वो भी काफ़ी हद तक उनसे भी परेशान है। क्या ये लिवर से जुड़ी भी कोई समस्या हो सकती है? आई थिंक डॉक्टर सीमा हमारे इतने अच्छे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं डॉक्टर सीमा ने, तो मेरे को कुछ बहुत ऐड नहीं करना है। हाँ, हम लोग चूँकि 39-40 पे हम लोग एक बार सिग्माइडोस्कोपी या रेक्टल की जांच करते हैं, जिससे कि अंदर कोई और बड़ी बीमारी नहीं हो, पर अगर उनका वज़न नहीं घट रहा हो या उनके स्टूल में ब्लड नहीं आ रहा हो तो स्टूल में ब्लड ज़रूर चेक करा लें। और बाकी मुझे लगता है सिंपल ट्रीटमेंट लेकर के देखें, नॉर्मली इसबगोल है या ऐसी चीज़ें, और थोड़ा सा फूड एलर्जी के लिए देखें कि कहीं किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। इट शुड बी ऑल राइट। पर मैं एक दो बातें जो डॉक्टर यादव ने पहले कही उसके बारे में ऐड करना चाहूँगा, इस पेशेंट से रिलेटेड नहीं है। उन्होंने कहा अल्कोहल के बारे में जी, और स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस के बारे में वो अधिक बता पाएंगे, पर अल्कोहल के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि लिवर से रिलेटेड है। जैसे इंस्टीट्यूट फॉर लिवर जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ लगभग 46% लोग एडमिट होते हैं सिर्फ अल्कोहल और लिवर डिजीज़ से। और इन लास्ट 30 इयर्स मैंने देखा कि कम से कम 20 से 30 गुना ज़्यादा अल्कोहल के मरीज़ आने लग गए हैं। और आते कैसे हैं? यंग होते हैं, 25 से 30-35 साल के बीच में। और ये भी नहीं, पहले हम सोचते थे कि भाई 15 साल ड्रिंक किया है तो ही लिवर ख़राब होगा। 4-5 साल की हैवी ड्रिंकिंग और लिवर डिजीज़। और प्रॉब्लम यह है कि नाउ दे हैव कम फॉर ए लिवर ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट के लिए डोनर कौन है? अभी यंग वाइफ है, 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है छोटा सा। तो इट इज़ ए वेरी ट्रेजिक सिचुएशन कि यंग 30-32-35 साल का व्यक्ति शराब से लिवर पूरा डैमेज हो जाए, गोइंग टू द स्टेज ऑफ ट्रांसप्लांट। और ये इसके 3-4 मेन कारण हैं। अगर आपकी फैमिली में पहले कोई ड्रिंक कर रहा हो या फैमिली में किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या मोटापा है, तो आप पहले ही प्रीडिस्पोज्ड हो आप कि मुझे अगर मैं थोड़ा भी ड्रिंक करूँगा तो मेरा लिवर ख़राब हो सकता है। फिर लोग बाग ये समझते नहीं हैं कि हाँ भाई जॉन्डिस हो गया, इट इज़ ऑलरेडी टू लेट, फिर भी ड्रिंक किए जाते हैं। तो जॉन्डिस होना या थोड़ा सा भी अस्वस्थ होना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इसको सिंपल भाषा में करूँगा कि अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि ना करें, अगर आपकी फैमिली में ये सारी प्रॉब्लम्स है। दूसरा, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो मैक्सिमम ड्रिंक्स अलाउड जो हैं एक हफ्ते के अंदर 20 ग्राम्स पर वीक शुड बी योर अपर लिमिट टू हैव ए 20 ग्राम, मतलब आपने 1 या 2 ड्रिंक्स ली, उसके ज़्यादा ड्रिंक्स डालें। पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हर 3 या 6 महीने में लिवर का चेक कराएं, क्योंकि उस स्टेज तक ना जाएं कि डॉक्टर कहे हाँ भाई अब ट्रांसप्लांट और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हम लोगों को उस समय दुख लगता है कि वी हैव फेल्ड एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ कम्युनिटी, चाहे होम्योपैथी के हों, चाहे आयुर्वेदिक के हों, चाहे किसी भी पद्धति के हों, सब ये चाहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो लिवर के अंदर 70 से 80% कैपेसिटी है कि डैमेज नहीं हो। आप इंसल्ट करें, मोटापा दे दीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, पर अगर वायरस दे दीजिए, हेपेटाइटिस बी है या सी, तो 70-80% तक जब तक लिवर डैमेज नहीं होता, जॉन्डिस या लिवर फेलियर नहीं आता। तो हम उस स्टेज तक ना जाएं। उससे बचने के लिए, स्पेशली अल्कोहल के लिए, मैं कहूँगा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि इसमें रिकवरी नहीं है, इसके अंदर ट्रांसप्लांट नहीं होना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। और मोटापा और अल्कोहल दोनों नंबर 1 और नंबर 2 कॉजेज़ हैं टुडे फॉर लिवर डिजीज़ इन इंडिया। जी डॉक्टर सर, जैसे डॉक्टर यादव ने बताया था, स्ट्रेस भी बड़ा कारण है और कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस की वजह से अल्कोहल का सहारा लेते हैं, लेकिन वो उनको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे डॉक्टर सरीन भी बता रहे हैं। एक सवाल हमारे पास जीमेल के जरिए आया है। आमिर खान ने दिल्ली से हमसे सवाल पूछा है, आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। आमिर ने हमसे सवाल किया है कि फैटी लिवर क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम फैटी लिवर से ग्रस्त हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर यादव, आप क्या बताएंगे लक्षण, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि लिवर से जुड़े जो लक्षण है काफ़ी टाइम बाद पता लगते हैं हमें, तो कैसे पहचाना जाए कि समस्या है? देखिए, ईश्वर ने हम लोगों को शरीर में कुछ ऐसा दे रखा है कि जब भी अगर आप उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं, लक्षणों को समझ पाते हैं,
तो अगर जैसे ही फैटी लीवर की शुरुआत होती है, ऐसे कई पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं और हम लोग जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता लगता है कि अर्ली स्टेजेस में जैसे इंडाइजेशन होना, एसिडिटी होना, इर्रेगुलर बावल हैबिट, मतलब इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं जो है पेशेंट को आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों के पास समय की कमी है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। जब इग्नोर करते रहते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को भी करेक्ट नहीं रख पाते हैं, और हम अगर अपनी हैबिट्स हैं हमारी, जैसे अभी डॉक्टर साहब से ने सभी बताया कि अल्कोहल है, उससे जो है हम बच नहीं पाते हैं। और जब नहीं बच पाते हैं तो ये धीरे धीरे करके जो है एक विशेष साइकिल बनता है और धीरे धीरे फैट का एक्यूमुलेशन होता क्या है कि हम लोगों की बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना आजकल हम लोग खा रहे हैं उतनी रिक्वायरमेंट शरीर को होती नहीं है। जब शरीर को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। तो बॉडी के बहुत से जो लूज टिश्यूज़ हैं, जैसे एब्डोमेन के किनारे हैं, और भी इसी तरह से जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी के ऊपर का हिस्सा हो या लिवर हो, वो सभी पे धीरे धीरे करके जो है एक फ़ैट की लेयर आनी शुरू हो जाती है। तो वही चीज़ है कि अगर ये अर्ली स्टेजेस में हम लोग थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखते रहें, वो निश्चित रूप से अलार्म मिलती है। बॉडी में ज़रा से भी चेंजेस आते हैं तो या तो आपकी गैस्ट्रिक अपसेट हो जाएंगे, या इरेगुलर बावल हैबिट होगी, या एसिडिटी होगी, या बेल्चिंग ही होती रहेगी, या आपने जो खाया है वो ठीक से पचेगा नहीं। ये लक्षण आ जाते हैं, बहुत अर्ली स्टेज में आते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसको इग्नोर करके रहते हैं और आते हैं, इसलिए परेशानी में पड़ते हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें और वहीं से चीज़ों को सुधार लें तो आगे वो बढ़ेंगी नहीं और हम लोगों की लाइफ भी बिल्कुल ठीक चलती रहेगी। और हमारे यहाँ ये बताया भी है कि जितनी भी व्याधियाँ हैं वो सब उदर से होती हैं, मतलब पेट की वजह से ही होती हैं। उसमें एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन है वाग्भट में दिया हुआ है कि रोगा सर्वे अपि मंदेग्नो सुतराम उदराणीचा, ऐसे करके, मतलब मंदाग्नि की वजह से अगर हमारी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो गया है तो सारी व्याधियाँ होने की संभावना बन जाती है। स्पेशली उदर से संबंधित रोग, जैसे लीवर की है, आंतों की बीमारियां हैं, ये तो स्पेशलिटी होंगे ही होंगे। लेकिन और भी बीमारियां जो हैं पेट की वजह से हो सकती हैं। जैसे डॉक्टर सरीन अभी कह रहे थे कि चाहे लीवर में अगर फैट डिपॉजिट होगा तो वहीं से वो गॉल ब्लैडर में जा सकता है, वहीं से किडनी स्टोन बन सकता है, वहीं से वेसल्स में जा सकता है। तो ये भी उसी बात का एक पुष्टिकरण ही है बिल्कुल कि अगर पेट सही है तो सब सही है, नहीं सही है तो कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, एक कॉलर जुड़ी है, कात्यायनी ने हमें गोरखपुर से कॉल किया है। कात्यायनी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। कात्यायनी, आप सुन पा रही हैं? ठीक है, हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर सीमा, प्रिकॉशन की जैसे मैंने पहले बात की थी, क्या होम्योपैथी में ऐसा कुछ प्रिकॉशन है, मान लीजिए किसी की फैमिली में ऐसा है या जिनकी खान पान की आदतें ठीक नहीं है, क्या वो पहले से कोई होम्योपैथी का सहारा लेकर चल सकते हैं? हाँ, जैसे कि अभी आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे फैटी लीवर वाली बात। फैटी लीवर आजकल इतना बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर सरीन ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो इसकी कई वजह हैं। फैटी लीवर के एक तो इम्पॉर्टेंट कॉज जैसे कि जो अल्कोहल लेते हैं उस तरह का भी हो सकता है, जो अल्कोहल नहीं लेते उनमें भी। और फैटी लीवर का बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जैसे अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फैटी लीवर डिजीज़ के लिए। तो हमारी होम्योपैथिक में इस तरह की भी मेडिसिन है जो कि अल्कोहल की, जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं उनको छुड़ाने में हेल्प करती हैं। अच्छा। और वो उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं अगर, तो कई तरह के विड्रॉल्स लक्षण आते हैं उनमें। तो उन सब रोगों के भी निदान में होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे कई रिहेबिलिटेशन सेंटर में जहाँ पे उस तरह में भी होम्योपैथी की रिसर्च चल रही है कि पेशेंट को, अगर पेशेंट अल्कोहल ही नहीं लेगा तो मैं ये समझती हूँ कि वो लीवर की बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। और उसके अलावा अगर जैसे फैटी लीवर होता है, ये यूजुअली डायग्नोज होता है, पेशेंट किसी और बीमारी के लिए गया, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ और पता लगा कि फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर की कई स्टेजेस होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। अगर सिर्फ फैटी लीवर है जिसमें कि मोर देन 5% अगर लीवर में फैट जमा हो जाता है, तब वो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो अगर प्रॉपर नहीं ट्रीट किया जाता, जैसे फैटी लीवर सबसे ज़्यादा और लीवर की डिजीजेस उन कंडीशंस में होती है जो मोटापा जिनको होता है ज़्यादा, और स्पेशली बेली फैट ज़्यादा होता है, या फिर एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसी वजह से आजकल टिन्ड फूड हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब चीज़ें बहुत लेते हैं। जिनको डायबिटिक हैं ऑलरेडी और टाइप 2 टाइप की डायबिटीज़ है, वो पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो हम होम्योपैथिक से उन सब तरह की बीमारियों का,
जैसे इसमें वायरल हेपेटाइटिस ए जो कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग है जी, लेकिन फिर भी पेशेंट को वो अपने आप 3 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों में ठीक हो जाता है। लेकिन पेशेंट को जो सिम्टम आते हैं, जी कच्चा होना, बहुत जल्दी थक जाना, काम करने की हिम्मत ना होना, उल्टी आना और साथ में हाथ पैरों में दर्द होना, घबराहट होना, तो इन सब लक्षणों से अगर हम दवाई नहीं देते तो पेशेंट धीरे धीरे ठीक होता है। लेकिन होम्योपैथिक दवाई के उपचार से पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी आ जाती है। वो किसी भी तरह का हेपेटाइटिस हो या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर में जो सिम्टम आते हैं उस तरह का भी निदान हो जाता है जी। और हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जैसे पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट दिखने में कैसा है, उसकी आदतें कैसी कई हैं, तरह से मदद कर सकते कई हैं तरह से, तो उसकी क्षमता को बढ़ाता है बीमारी से लड़ने की और लीवर को पावर को बढ़ाता है। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, तकनीकी सिंह ने हमें कॉल किया है, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। तकनीकी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। तकनीकी, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। मैडम, मुझे कसी बिगाड़ रहते हैं, कसी बिगाड़, और आपकी आवाज ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे मैंने दाल खाई होती ना, नाम मेरा। एक बार अपना सवाल दोहराइए। हेलो जी, एक बार सवाल दोहराइए। मैडम, मुझे खट्टी बिगाड़ रहते हैं। खट्टी डकार। अच्छा, ठीक है। खट्टी बिगाड़ रहते हैं, और जैसे कि मतलब मैं दाल खाता हूँ ना, दाल, हाँ, और जो मैं दाल खाता हूँ ना, कई बार मुझे दाल वैसी मिल जाती है। ये कब से आपको तकलीफ है? मैंने तो कई साल से मैंने। और उम्र क्या है आपकी? 34। 34 साल उम्र है डॉक्टर यादव, और खट्टी डकारें आती हैं, खासकर शायद दाल को लेकर ये बता रहे हैं जब दाल खाते उन्होंने हैं। एक जो सबसे बड़ी बात कही कि जब मैं दाल खाता हूँ तो खट्टी डकारें आती हैं। तो इसमें से तो निदान देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। अगर वो थोड़ा सा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि रात के खाने में दाल किसी भी तरह से यूज़ ना करें। अच्छा, हाँ, वैसे भी जो है शास्त्रीय रूप से भी जो है रात के समय पे बहुत ज़्यादा दाल खाना जो है ये मना किया हुआ है। तो कोशिश करें कि दाल अगर खानी भी है, एक तो पहले कोशिश ये कर लें कि अगर किस दाल से दिक्कत हो रही है। दाल भी कई तरह की होती है, चने की है, अरहर की है, मसूर की है, उड़द है, मूंग है, चना है, बस ये। तो उसमें किससे ज़्यादा दिक्कत होती है तो कोशिश करें कि जिससे ज़्यादा दिक्कत होती है वो वाली ना खाएं। जो ऐसी दालें हैं जो कि थोड़ा जल्दी पच जाती हैं उसको खा लें, और रात के समय दाल ना खाएं, स्पेशली दाल भी ना खाएं। और दूसरे क्या है कि जो दही है या इस तरीके की चीज़ें वो भी कोशिश करें रात के समय ना खाएं। उससे क्या रहेगा, पेट थोड़ा सा हल्का रहेगा और डाइजेशन में उसको आसानी हो जाएगी। तो मेरा तो सबसे बड़ा सजेशन ये है कि रात के समय दाल अवॉइड करें आप, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर सरीन, जो बातें अभी अल्कोहल और स्ट्रेस से जुड़ी हो रही थी, एक और अगर आंकड़े की बात करें तो जो लिवर की समस्या से ग्रस्त है उनमें से 54% मरीज ऐसे भी है जो ना शरीर ना ही पेट के मोटापे से ग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी वो फैटी लिवर के रोगी हैं या फिर लिवर से जुड़ी किसी समस्या के रोगी हैं। मैं जानना चाहूँगी क्या इस पे आनुवांशिक भी कोई असर पड़ता है या फिर और क्या फैक्टर्स हैं जो लिवर से जुड़ी समस्या जिनकी वजह से हो सकती है? आपने बहुत रिसर्च की लगती है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर मोटा व्यक्ति के अंदर फैटी लिवर नहीं होता। हर मोटे व्यक्ति या ओवरवेट के अंदर लिवर डिजीज़ नहीं होती, क्योंकि फ़ैट इतनी बुरी चीज़ नहीं है। पर हाँ, अगर आपके ख़ानदान के अंदर, तो जैसे किसी ने पहले पूछा था कैसे मालूम कि मेरे लिवर में फ़ैट है या नहीं है, तो कुछ सिंपल चीज़ें हैं। पहले तो उनके हिस्ट्री के अंदर पता लगाना है। अगर किसी को फैमिली में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, किडनी डिजीज़, कोई सा भी कैंसर या ब्रेन की डिजीज़, स्ट्रोक है, मतलब कोई भी ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़, किडनी डिजीज़ है या गायनी की कोई प्रॉब्लम रही है, तो वो हाई रिस्क में है। पहला खानदानी जो है। दूसरा, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो रिस्क बढ़ जाएगा। फिर डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सीमा ने पहले कहा था डायबिटिक्स के बारे में, मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। एनीबडी हु इज़ अबव 45 एंड इज़ डायबिटिक, ऐसे लोगों में लगभग 60% लोगों के अंदर लिवर की डिजीज़ होने का खतरा है। मतलब स्टेज 2 फाइब्रोसिस, 4 स्टेजेस होती हैं फाइब्रोसिस की, तो स्टेज 2 फाइब्रोसिस या उससे ज़्यादा डायबिटिक्स में होगा।
जैसे हम लोग दिल्ली के अंदर हमारी एक वैन जाती है पूरी हेल्थ चेकअप के लिए, तो आप अंदाज लग लीजिए कि 2 से 3% लोगों के अंदर नॉर्मल लुकिंग लोगों में लिवर डिजीज़ पाई जाती है। उनमें आप चेक करें, उन्हें डायबिटीज़ का भी नहीं पता है, उनको ये नहीं पता कि उन्हें और भी कोई बीमारी है। तो डायबिटिक्स आर वेरी प्रोन। फिर आपने पूछा नॉर्मल वेट लोगों के अंदर क्यों लिवर डिजीज़ होती है, उसमें जेनेटिक्स का बहुत रोल है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि मदर को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ 30-35 साल में, डॉटर को स्टोन हो गया 15 साल के अंदर। इसे हम वॉकिंग जीन थ्योरी कहते हैं। अच्छा। उसकी जो 15 साल की लड़की की अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके जब बच्चे होंगे, हो सकता है उन्हें 8 साल 10 साल में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए। तो ये जीन्स अगर हम उनको ठीक रखना चाहते हैं कि हाँ भाई जो हमारा जेनेटिक डिफेक्ट है उसे ठीक रखना चाहें, तो नॉर्मल वेट से काम नहीं चलेगा, उसको 10% अंडर वेट होना ज़रूरी है। तो जो लिवर के अंदर फैट है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स में फैट है, उसको नॉर्मल से भी कम, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इफ़ देयर इज़ ए जेनेटिक बेसिस तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो हम कैसे पता लगाएं सिंपल भाषा में कि मेरे लिवर में फैट है या फैटी लिवर डिजीज़ है? हर फैट डिजीज़ नहीं होती। डिजीज़ तब होती है जब लिवर का एक एंजाइम जिसे हम SGPT कहते हैं वो बढ़ जाए। नॉर्मल व्यक्ति का अपर लिमिट 40 बताया गया है, पर मैं चाहूँगा कि अगर आप 100 साल जीना चाहें या बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहें तो SGPT 20 से कम होना चाहिए किसी भी एज में। ये एक इन्फ्लेमेशन का मार्कर है। SGPT हाई है, सपोज करिए SGPT एक सिंपल टेस्ट है, 20-30 रुपए में हो जाता है। अगर SGPT नॉर्मल 40 है और किसी का 80 है या 120 है तो मान के चलिए कि हार्ट अटैक का चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों? सारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। वही SGPT डायबिटीज़ से रिलेट करेगा, वही SGPT किडनी डिजीज़ से रिलेट करेगा। ये बहुत एडवांस्ड और न्यू थ्योरीज हैं। और लिवर इन्फ्लेमेशन ड्राइव्स इन्फ्लेमेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स। तो कैसे पता लगेगा कि मेरे को लिवर की डिजीज़ है? सिंपल, अल्ट्रासाउंड फैटी लिवर के लिए चेक कर लिया जैसे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया, और ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, वो पता लग जाएगा। ग्रेड से इतना ज़्यादा वरी ना करें, हाँ ग्रेड 3 डेफिनेटली वरी समय। फिर SGPT का टेस्ट करा लिया कि वो हाई है कि नहीं। एक और अच्छा टेस्ट है फाइब्रोस्कैन, वो क्वांटिफाई करता है लिवर में कितनी फैट है, 10%, 20%, 60%। हाँ 60% फैट है तो बहुत मुश्किल है, उसे घटाना पड़ेगा। और कैसे घटाएं, क्या नॉर्मल वेट है ये लोगों को नहीं पता, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को नहीं पता। तो एक बड़ा सिंपल फार्मूला है, हाइट इन सेंटीमीटर में से आप 100 घटा दें। जैसे किसी का 180 हाइट है सेंटीमीटर, उसमें से 100 घटाएं, अपर लिमिट हो गई 80 किलोग्राम। और 80 किलोग्राम वेट जो है, अगर आपके फैमिली में कोई भी वो बैड एलिमेंट जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो आपको उसमें 10% घटाना है। तो आपका वेट 72-73 होना चाहिए। फीमेल्स के लिए हाइट -100 नहीं चलता, उसमें 10% पहले ही घटाना पड़ेगा। तो अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो वेट 50 किलो प्लस माइनस अनदर 5 kg, तो 45 kg। तो आपको पहले अपना वेट मालूम होना चाहिए हाइट के हिसाब से, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास कोई डिफेक्टिव जीन्स तो नहीं है, अगर हैं तो मुझे और एक्सरसाइज और वेट घटाना है। और लोगों को एक्सरसाइज का मतलब भी नहीं मालूम। एक्सरसाइज मीन्स जिस समय से आपको पसीना आने लगे प्लस 30 मिनट्स। वॉकिंग इज नॉट दैट, स्वेटिंग प्लस 30 मिनट्स इज एक्सरसाइज। तो ये दूसरा एक पहलू है। और अगर एक्सरसाइज करता है तो शुगर जो ज़्यादा है वो मसल्स यूज़ कर लेती हैं। अच्छा। मसल इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू लिवर। जितना आप मसल यूज़ करते हैं लिवर उतना ही हेल्दी होता है, क्योंकि जो हम कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा फैट लेते हैं वो 2 ही जगह डिपॉजिट होता है, या जाकर के एडिपोज टिश्यू में, फैटी टिश्यू में, या लिवर के अंदर। तो अगर हमें लिवर से फैट निकालना है और हमारे जो एक्सपेंसाइल ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं हाँ भाई फैटी टिश्यू, उससे निकालना है तो 2 ही तरीके हैं, एक्सरसाइज, उससे खर्चा ज़्यादा करना है, और कमाई कम करनी है, मतलब खाना कम है। तो हमारा लिवर से फैट, मसल से फैट। लोग कहते हैं साहब मैं 4 बजे थक जाता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब काम ही नहीं होता, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता हूँ, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है। उन सारी मसल्स में एक्स्ट्रा फैट होगी। तो अगर आप अपने आप को टोन अप करके रखें, जैसा बताया कि व्यायाम है, दिनचर्या है, उसको
योगा है, उन सब से। पर मेरे विचार से रनिंग इज़ ए मच बेटर एक्सरसाइज, गोइंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ ए मच बेटर वे ऑफ लिविंग। वो ध्यान रखें तो लिवर के अंदर। तो अगर हमें पता लग गया कि फैटी लिवर है, हमारा एम है अभी रिवर्स करना है जी। हम फैट लिवर में नहीं रहने देंगे, 6 महीने साल का टारगेट रखेंगे, डाइट मॉडिफिकेशंस रखेंगे और पॉजिटिव हेल्थ के लिए हम लोग एक्सरसाइज और वे ऑफ लिविंग को चेंज करेंगे जी। मुझे लगता है अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे और हो सकता है पूरे भारत में हेल्दी लिवर और हेल्दी इंडिया का मिशन जो है वो धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सरीन, एक सवाल और लेंगे हम। ये हमें जीमेल के जरिए मधुसूदन तिवारी ने भेजा है। आइए देखते हैं इनका सवाल क्या है। मधुसूदन तिवारी पूछ रहे हैं कि मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है और इसका लिवर से क्या संबंध है, मुझे क्या एहतियात बरतने चाहिए। डॉक्टर यादव, एक बार आपने पहले भी इसको क्लियर करने की कोशिश की थी, एक बार और अगर आप बताना चाहें। तो अभी जैसा इनका सवाल है कि इनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है और निश्चित रूप से जो हमारे शरीर का कोई हिस्सा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। गॉल ब्लैडर भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ जो बाइल जितना भी निर्माण होता है, बहुत सा हिस्सा वो स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पे उसमें से चीज़ वो निकल के अपने काम करता है जी। तो अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो स्टोरेज नहीं हो पाएगा बाइल का। तो ऐसी स्थिति में बाइल बनता तो है, निश्चित रूप से वो लिवर में ही बन रहा है और आपको करना क्या है कि जो फैटी चीज़ें हैं उसको कम से कम यूज़ करें। अपने जो फाइबर हैं, थोड़े से ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और जो इजी टू डाइजेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं खाएं जो कि देर से पचने वाला हो, क्योंकि अगर मान लीजिए फैटी मील्स हैं और उससे क्या होगा कि बाइल का काम ही यही होता है कि फ़ैट को वो इमल्सीफाई करता है, मतलब फ़ैट को थोड़ा सा पतला करके वो उसके पाचन में हेल्प करता है। तो जब बाइल बन नहीं, पूरी तरह से स्टोर नहीं हो रहा, उसकी पूरी मात्रा नहीं अवेलेबल है तो फैट जल्दी पचेगा नहीं जी। तो होगा क्या कि जब आप खाना खाएंगे और फैट ज़्यादा गया तो इंडाइजेशन है, गैसियस डिस्टेंशन है और लूज स्टूल्स हैं कभी कभार और एब्डोमिनल पेन है, इस तरीके के सिम्टम बने रहेंगे। तो अगर आपको सबसे जो एक आसान उपाय है कि आप रात को खाना जो है वो सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें और जितना भी खाएं वो ऐसा खाएं जो आसानी से पच जाए और गरिष्ठ चीज़ों से बच जाएं। ठीक है। इतना ही अगर आप करते रहेंगे तो गॉल ब्लैडर की एक जो कमी शरीर की में है वो उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक कॉलर पूजा राठौड़ ने हमें कॉल किया है, इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। जी पूजा, सवाल पूछिए। पूजा है। पूजा की आवाज़ फिलहाल हम तक नहीं आ रही है। पूजा, अगर आप लाइन पर है। ठीक है, एक और कॉलर जुड़ गए। मोहम्मद सुलेमान ने हमें कानपुर से कॉल किया है। मोहम्मद सुलेमान, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। जी मैम। जी जी मैम, मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर कोई अल्कोहल नहीं लेता है और उसका लीवर स्टेज 3 पर पहुंच गया है, सिरोसिस हो गया है। अच्छा। हेलो जी जी हेलो जी, पूछिए। हेलो ठीक है जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है और डॉक्टर सरीन ये कह रहे हैं कि अल्कोहल नहीं लेते हैं फिर भी स्टेज 3 पर पहुंच गया है, जो लिवर से जुड़ी दिक्कत है, इन्हें सिरोसिस हो गया है, तो किस तरह के एहतियात बरतने होंगे, क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने पहले भी बताया और बाकी स्पेशलिस्ट ने भी बताया कि सिरोसिस जो है लिवर की एडवांस डिजीज़ है जिसमें लिवर ड्राई हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, उसके फंक्शंस कम हो जाते हैं, सेल्स कम हो जाते हैं और उसके कुछ 5-6 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। पहला शराब है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है बिना शराब के लिवर में फ़ैट का होना। तो एक्चुअली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर वर्ल्ड में लिवर का कैंसर है, ऐसा अनुमान है। अभी 2nd कॉमन कॉज है कैंसर डेथ का वर्ल्ड ओवर और 2030 तक लगता है कि सबसे कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ लिवर कैंसर होगा और उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो लिवर की फैट या फैटी लिवर डिजीज़ का है। तो अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो ये निश्चित पता लगाने की कोशिश करें कि लिवर का सिरोसिस क्यों हुआ। जैसे किसी को बुखार हो जाए तो पता लगाएंगे हाँ ये मलेरिया है या टाइफॉइड है या डेंगू है या टीबी है, कुछ है। उसी तरह सिरोसिस में अगर अल्कोहल नहीं है तो क्या कारण है,
भाई फैट हो सकती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या और तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें बॉडी अपने आप फाइट करती है अपने आप से, और लिवर उसकी सीट होता है, ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ कहते हैं उसको, और बहुत सारी और ड्रग्स के। तो ये ज़रूर पता लगाएं कि लिवर क्यों ख़राब हुआ। और लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रिवर्स हो जाता है, मतलब अल्कोहल बंद कर दें या मोटापा कम कर लें या हेपेटाइटिस बी का इलाज हो जाए, सी का इलाज हो जाए, तो निश्चित रूप से लिवर की डिजीज़ रिवर्स हो जाती है जी। पर हाँ, कई बार इसमें लिवर की बायोप्सी करनी पड़ती है। लोग सोचते हैं भाई बायोप्सी तो है, कैंसर होगा तभी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे इतने सारे बाल में से एक बाल तोड़ लीजिए तो पता लग जाएगा सफ़ेद है, भूरा है, काला है, पीला है, कैसा बाल है। उसी तरह से लिवर का करीब वेट होता है 1500 ग्राम, उसका 50,000वां भाग 50,000 पार्ट, जरा सा नेल के बराबर जो है, वो एक टुकड़ा जांच के लिए लेते हैं। उसमें देखते हैं हाँ भाई किस तरह के सेल हैं, किस तरह की इंजरी। तो कई बार लिवर की बायोप्सी, लिवर का प्रेशर, लिवर की डिजीज़ की स्टेजिंग, इज़ दिस ऑर्गन गुड, इज़ द ब्लड फ्लो इन द ऑर्गन गुड, विल दिस ऑर्गन सर्वाइव, डज दिस ऑर्गन नीड ए चेंज, ये सारे डिसीजन कि हमें इस लिवर को कैसे ठीक करना है, रिवर्स कैसे करना है, तो कारण पता होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा विचार है कि अगर अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो 3 टेस्ट फैटी लिवर के लिए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के करा लें। 90-95% चांस है कि बीमारी का पता लग जाएगा और आप रिवर्स कर सकते हैं, डिजीज़ को स्टॉप कर सकते हैं जी। और अगर ये पता लगाएं कि फैमिली में किसी और को तो नहीं है जी। बहुत सारे लोगों में फैमिलियल डिजीजेस हैं, जैसे ब्रदर को भी थी, पिताजी को, माताजी को थी जी। कई ख़ानदानों में जहाँ पे कि परिवार के लोगों में शादी हो जाती है, उन लोगों में डिजीज़ेस ज़्यादा होती हैं। उन कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ इंट्रा फैमिलियल मैरिजेस हैं, वो लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन है उनके अंदर। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो भी पता लगाएं। मुझे लगता है किसी स्पेशलिस्ट को मिल लेंगे तो ज़रूर इसका कारण पता लग जाएगा और होपफुली डिजीज़ को स्टॉप करके शायद रिवर्स भी कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर है, पूजा राठौड़ ने हमें इंदौर से कॉल किया है। पूजा, आप सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन डॉक्टर सिरीन से है। सर मुझे हेपेटाइटिस बी है और मेरे ब्रदर को भी हेपेटाइटिस बी है। हमने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट करवाई जिसमें SGPT, SGOT, DNA QM ये सारे टेस्ट थे। उसमें SGPT मेरा 32 है और ब्रदर का 52 है और DNA QM जो होता है उसमें मेरा 25,000 के आसपास है और ब्रदर का 7,500 के आसपास है। अब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने बोला आपको अभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और 1 महीने बाद आपको SGPT चेक कराना है और ब्रदर को टेनोहैप 300 mg मेडिसिन दी है। तो सर मुझे सच में ज़रूरत नहीं है क्या? और एक क्वेश्चन ये भी कि जिम व्यायाम में आता है या नहीं, मतलब जिम हमें करना चाहिए या नहीं? ठीक है पूजा। डॉक्टर सरीन आपसे जानना चाह रही हैं सवाल का जवाब। पूजा, आपकी एज कितनी है? इफ आई कैन आई आस्क योर एज पूजा एंड योर ब्रदर्स? जी सर, मेरी एज 30 प्लस है और ब्रदर की 28। अच्छा जी। तो आपने जो सवाल किया, अच्छा एक और, आप क्या काम करती हैं और आपके ब्रदर क्या काम करते हैं? CSC की तैयारी कर रही हूँ और जी पूजा, CSC की तैयारी कर रही हूँ और ब्रदर एक्सपोर्ट मैनेजर है प्राइवेट कंपनी। नो सर, आई एम नॉट मैरिड। आर यू मैरिड? ओके, नहीं सर, हम यू हैव दोनों नॉट भाई हैं। मैरिड बिकॉज पॉसिबली आपको लगता है कि मुझे हेपेटाइटिस बी है, ऐसा नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आप और आपके ब्रदर के माध्यम से मैं उन 4.5 करोड़ लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जिनको हेपेटाइटिस बी है। भारत में करीब 90-95% हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे को आता है, माँ को उसकी माँ से आता है। तो ये ट्रांसमिशन, जैसे माँ ने आपको अच्छी शक्ल दी, सूरत दी, ब्रदर को दी, तो माँ ने आपको हेपेटाइटिस बी वायरस भी दिया। और ये वायरस, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप आराम से मैरिज कर सकती हैं, कोई इसके अंदर रिस्क नहीं है।
ना समाज को आपको दूसरी नज़र से देखना चाहिए कि आप, बिकॉज आपकी कोई गलती नहीं, यू कांट चूज़ योर मदर, यू आर बॉर्न इन ए फैमिली, सो आपकी माँ को शी कुड नॉट चूज़ हर मदर। तो ये वायरस हज़ारों वायरसेस की तरह माँ से बच्चे को ट्रांसमिट होता है। बच्चे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि जब वूम के अंदर फीटस जब होता है उसी समय हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे को चला जाता है। बच्चा समझता है ये तो भाई नॉर्मल है, ये मेरा नेचुरल है, क्योंकि माँ से जो चीज़ मिली वो मेरे लिए नेचुरल है, इट हैज़ टू बी विथ मी, और बॉडी उसको निकाल नहीं पाती, पूरी लाइफ नहीं निकाल पाती। तो आपका जो वायरस है हेपेटाइटिस बी का, हमें वायरस की क्वांटिटी नहीं देखनी, ना ब्रदर में क्वांटिटी देखनी है। और जो भी डॉक्टर आपको देख रहे हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि आपका SGPT नॉर्मल है, 30-32 है। तो प्रेजेंस ऑफ वायरस इज़ नॉट इक्वल टू डिजीज़। जैसे घर में चोर आ जाए, चोरी नहीं करे, पड़ा रहे कोने में भी पड़ा रहेगा, साइलेंट है। तो जब वो चोरी की एक्टिविटी में आता है, मतलब SGPT बढ़ने लगता है, उसी समय हम लोग ट्रीट करते हैं। तो आपके ब्रदर का SGPT हाई है, 52 है, उसको घटाने की कोशिश ना करें, और डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो ठीक है। आपके लिए भी डिसीजन ठीक है कि अभी हमें दवाई नहीं देनी। इसलिए नहीं कि दवाइयाँ आपको नहीं देनी, इसलिए कि मेडिसिन्स आर नॉट इफ़ेक्टिव। जैसे एक बहुत फेमस डेकॉय था वीरप्पम, अगर वो जंगल में छुपा हुआ है तो आप पकड़ नहीं सकते, सड़क पे आ जाएगा तो आप उसे मार देंगे जी। तो जो ही वायरस बाहर निकलने की कोशिश करता है, बॉडी की एनर्जी, बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की स्ट्रेंथ भी वायरस को किल करती है। वायरस किल होगा तो SGPT बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी के सेल्स भी मरेंगे जी। तो बॉडी के सेल्स मरेंगे, वायरस मरेगा, SGPT हाई होगा। ऐसे टाइम में जब बॉडी अपनी एनर्जी लगा रहा है, आप एक्सटर्नल दवाई देंगे, जैसे वायरस के लिए इंटरफेरॉन है, टेनिफोविर, एंटाकाविर देंगे, तो वो 1 + 1 11 हो जाता है। तो कभी भी SGPT को नीचा नहीं लाने दें। अगर SGPT ऊंचा जा रहा हो, इसका मतलब लिवर इंजरी तो है पर वायरस भी मर रहा है। ऐसे टाइम में अगर हम दवाई दें तो दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल। तो आपको हर 3 महीने 6 महीने में टेस्ट कराना है। डोंट माइंड गेटिंग टेस्टेड। SGPT जो बढ़ने लगेगा, आपके स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा, आई थिंक ही विल टेक द राइट कॉल। आपको उस समय वायरस की दवाई दी जाएगी और वायरस निकल सकता है जी। और आप बिल्कुल ये अपने आप को आइसोलेट मत सोचिएगा। बिल्कुल, हम लोग उन सब लोगों के साथ हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है, यानी साइकोलॉजिकल जो असर है वो ना पड़ने दें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। और डॉक्टर सरीन, फिलहाल वक्त की कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवालों के जवाब इतने अच्छे से देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने लिवर को कैसे सेहतमंद रखे, इससे जुड़ी क्या समस्याएं हैं और उसके क्या निदान हो सकते हैं, इस पर आपके सामने तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते किसी और बीमारी पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।